गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे कि क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को एक दूसरे से अलग करती है। आज कुछ बच्चों को प्रॉपर्टीज में पढ़ने के दौरान कुछ समस्याएं आई हैं जो उन बच्चों ने बताया है। तो आज हम लोग उन्हीं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड्स और गैस को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, अलग अलग कर पा रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज को समझ सकें और उसके आधार पर हम किसी भी मैटर के बारे में डिसाइड कर सकें कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, वो क्या चीज होता है, उसके आधार पर ही आप किसी मैटर को कंसीडर कर सकेंगे वो सॉलिड में आ रहा है या लिक्विड की कैटेगरी में आ रहा है या गैस की कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहला है रिजिडिटी। हम समझते हैं कि रिजिडिटी क्या है। तो रिजिडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। कोई भी मैटर जो होता है आप जानते हैं उसका कुछ ना कुछ शेप होता है और वो जो उस मैटर का शेप होता है वो उसके बाउंड्री या स्ट्रक्चर बनावट की वजह से होता है और हर एक मैटर का अपना कोई ना कोई फिक्स शेप होता है और वो जो उसका शेप होता है वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो उस शेप में रह सकता है या चाहे तो अपने उस शेप को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो जिन मैटर्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने शेप को चेंज करना नहीं चाहता है जब तक कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए उस पर, तो यही प्रॉपर्टी जो है वो रिजिडिटी कहलाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी वैसे मैटर का प्रॉपर्टी जिसमें वह अपने शेप को चेंज नहीं करना चाहता है या उसके शेप में अगर आप चेंज करते हैं तो उसको वह रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। आप जानते हैं कि यह प्रॉपर्टी सॉलिड्स में पाया जाता है। सॉलिड किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लेंगे तो जब तक उस पर आप बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसका शेप चेंज नहीं होता है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था, जैसे आप इस पेन के प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, इस बोर्ड के शेप को देख सकते हैं, इनका शेप बिना एक्सटर्नल फोर्स के खुद ब खुद नहीं बदलता है और इसीलिए सॉलिड्स को हम लोग रिजिड कहते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, भैया रबर जो है वो शेप चेंज कर लेता है तो क्या हम लोग उसको सॉलिड नहीं कहेंगे? बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि रबर शेप तभी चेंज करता है जब आप उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और इस आधार पर आप उसके रिजिडिटी को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। रिजिडिटी का मतलब होता है कि आप बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। अगर उसके बाद में ऑब्जेक्ट शेप चेंज कर लेता है तब उसमें रिजिडिटी नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट शेप चेंज नहीं करता है तो उसके अंदर रिजिडिटी की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दाबना या प्रेशराइज करना। वो आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या फोर्स लगाकर कर सकते हैं। तो किसी भी मैटर की वो एबिलिटी जिसमें हम उसके ऊपर फोर्स लगाकर या प्रेशर लगाकर उसके वॉल्यूम को कम कर देते हैं, यही प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि एलपीजी जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें आपने देखा है क्या किया जाता है, गैसेस को कंप्रेस करके और बहुत सारे गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई कर उस एक सिलेंडर में भरा जाता है और यही प्रॉपर्टी जो है ये एबिलिटी क्या कहलाती है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। और ये कंप्रेसिबिलिटी तभी हो सकता है जब पार्टिकल्स के बीच में, किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो, क्योंकि कंप्रेस हम तभी कर सकेंगे जब उसके बीच में स्पेस होगा और कंप्रेस करने पर जो पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं वो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से नजदीक आ जाते हैं और ये कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में कम होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है और जितना कम स्पेस होगा
पार्टिकल्स को नजदीक लाना उतना ही मुश्किल होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी जो है ये रिजिडिटी का अपोजिट होता है। रिजिडिटी में ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज नहीं करता है या उसको रेजिस्ट करता है, और फ्लूइडिटी में ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज कर सकता है। और इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो, किसी भी मैटर के खुद के शेप को चेंज कर बहने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शेप। शेप के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं कि किसी भी मैटर का जो डिफिनिट बाउंड्री होता है, जो उसकी सीमा होती है या स्ट्रक्चर उसका बनावट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग 8th क्लास में मैथ में भी पढ़ चुके हैं। डेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैटर। यहाँ पर जो है किसी मैटर की डेंसिटी क्या होगी, यूनिट वॉल्यूम में उस मैटर का जितना मास आता है वही क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। इसीलिए इसको हम लोग डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला भी लिखकर नोट करते हैं, और इसके यूनिट्स वगैरह को भी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में हम लोगों को एनर्जी चैप्टर पढ़ना है कि ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो आदमी के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी बहुत तरह का होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उन्हीं एनर्जीज में से एक एनर्जी का यूज इस चैप्टर में आपको पड़ेगा, वो है काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी क्या होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, वो चलने लगता है, उसमें मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, और वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसीलिए इसको डिफाइन किया जाता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन खत्म हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट में मोशन होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिलिंग ए गैस कंटेनर। कि हम लोग गैस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं। गैस जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको जिस कंटेनर में रखा जाता है, ये उस पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल्ड करके उसके शेप को एक्वायर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसके शेप में आ जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फिलिंग ए गैस कंटेनर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आपको समझा चुके हैं। इसके डिफाइन को आपको अपने कॉपी में लिखकर याद कर लेना है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। बच्चों आगे हम लोग कुछ एक्टिविटीज आपको उस दिन दिया गया था, हम लोग उस एक्टिविटीज को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। क्या क्या एक्टिविटीज से रिजल्ट हम निकाल सकते हैं और क्या करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला हमारा एक्टिविटी है, आपको जो दिया गया है उसमें क्या करना है कि 100 ml का एक बीकर लेना है और उस बीकर को आधा पानी भर देना है और पानी के लेवल को उस बीकर में मार्क कर लेना है। मान लीजिए ये हमारा एक बीकर है, इसके आधे पोर्शन को वाटर से फिल करना है और वाटर का लेवल हमको इस बीकर में मार्क कर देना है। इसके बाद कह रहा है कि कुछ शुगर या साल्ट आप ले लीजिए और उसको एक ग्लास रड की मदद से इस वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए। हम शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर एक स्पून से इसमें डालते हैं और एक ग्लास रड की मदद से स्टायर कर हम इसको मिला देते हैं। कहता है ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। और आपने जो वाटर का लेवल मार्क किया हुआ है, क्या इस वाटर के लेवल में कोई चेंज होता है, इसको ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देंगे। तो बच्चों आप जानते हैं जब इस शुगर के पार्टिकल को वाटर में देकर आप एक ग्लास रड से स्टायर करेंगे तो ये शुगर का पार्टिकल इसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट। आपको क्या लगता है कि साल्ट के साथ क्या हुआ। हम जान रहे हैं कि साल्ट को जब वाटर में स्टाइल किया जाता है तो साल्ट इस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। हम लोग आंसर लिखेंगे साल्ट इज
dissolved in water. नेक्स्ट क्वेश्चन है where does it disappear? ठीक है, इसमें डिसॉल्व हो गया तो पार्टिकल के साथ अगर मिक्स हुआ है तो ये दिखता क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है particles of salt is filled in the spaces between the particles of water. ये जो वाटर है आप जानते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जो आपके लिए विजिबल नहीं होता है और ये साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो उन्हीं स्पेस में जाकर उस जगह में बैठ जाते हैं जिसकी वजह से आपको दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या सॉल्ट के ऐड करने से वाटर का लेवल बढ़ता या घटता है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, वाटर का लेवल में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स इनके स्पेस के बीच में ही गया है, अगर ये इसके साथ रहता तब इसका लेवल चेंज होता, लेकिन जो इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप दिख रहा है इस गैप में ये फिल हो जाता है जिसकी वजह से वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। फाइनली हम कह सकते हैं इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। थैंक यू बच्चों। हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 21.2। इसमें कह रहा है टेक 2-3 crystals of KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml वाटर। कि आप एक बीकर में 100 ml वाटर ले लीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल लेना है, टुकड़ा लेना है। आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट कलरफुल होता है, उसका कलर होता है, ठीक है। उसको क्या करना है उसके बाद टेक अप्रॉक्स 10 और इस क्रिस्टल को इस वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए। आप देखेंगे इस वाटर का कलर भी उसी तरह हो जाता है, पिंक कलर का। अब क्या करना है कि ये जो नया हमारा कलर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उस सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेना है और एक दूसरे बीकर में 90 ml वाटर पहले से रखकर और उसमें 10 ml इस सॉल्यूशन को मिला देना है, मिक्स कर देना है। और फिर इस तरह से आपको 4 या 5 बीकर प्रिपेयर करना है। इसमें हर एक बीकर में 90 ml वाटर और पहले वाले बीकर के सॉल्यूशन को दूसरे में डालना है। दूसरे से फिर जो नया सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा मिलाने के बाद उससे 10 ml निकाल कर तीसरे में डालना है। फिर तीसरे से जो नया सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा 10 ml उसमें से निकाल कर चौथे में डालना है। ये स्टेप आपको 5 से 8 बार करना है। अब कहता है क्वेश्चन है कि इज द वाटर स्टिल कलर? क्या ये जो आप वाटर देख रहे हैं 5-8 स्टेप करने के बाद कहते क्या अब भी ये वाटर कलर्ड होगा? तो बच्चों इसका आंसर है यस, वाटर इज स्टिल कलर्ड। आप देखेंगे कि ऐसा एक्सपेरिमेंट 5-8 बार करने के बाद भी जो वाटर लास्ट में आपको मिलता है बीकर में वो अभी भी कलर्ड नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये आपको 2-3 टुकड़ा जरूर दिख रहा है पर ये जो मैटर है पोटेशियम परमैंगनेट का इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का मैटर है ये बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जो इस वाटर के सॉल्यूशन में जाकर स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, मिक्स हो जाता है और इसके सॉल्यूशन को जब आप दूसरे वाटर में डालते हैं तो फिर उसका कलर इसमें आ जाता है, वो पार्टिकल इसमें आ जाता है और उस पार्टिकल का अपना प्रॉपर्टी होता है, उसका अपना कलर होता है जिसकी वजह से ये कलरलेस वाटर भी फिर कलरफुल हो जाता है। और ये स्टेप आप 8-9 बार करने के बाद भी पाएंगे वाटर का कलर कुछ न कुछ पोटेशियम परमैंगनेट से मिल रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको दिख रहा है ये 2-3 पार्ट मैटर है लेकिन इस 2-3 छोटे छोटे टुकड़े में भी लाखों की संख्या में पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के जिनकी वजह से उनका कलर फिर से कलरलेस नहीं रहता है, कुछ न कुछ कलर रहता है, वो लाइट होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा कलर बदलता चला जाएगा क्योंकि पार्टिकल की मात्रा घट रही है लेकिन पार्टिकल अभी भी उसके अंदर है। थैंक यू। तो बच्चों अभी हम लोग एक्टिविटी 1.2 में देखें कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो किसी मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं इसलिए उनका इवन स्मॉल अमाउंट कैन
शो इट्स प्रॉपर्टी इन अनदर सब्सटेंस। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप चाहें तो कलर्स की मदद से या डिटॉल की मदद से भी कर सकते हैं। आप अपने घर में 2-3 ग्लास ले लें, उसके अंदर पानी भरकर और डिटॉल के साथ आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे जैसे जैसे आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डिटॉल वाला सॉल्यूशन डालते हैं तो हर एक में वो प्रॉपर्टी आता चला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.3। ये क्या कह रहा है कि आपको एक अनलिट इंसेंस स्टिक लेना है, अगरबत्ती लेना है जो बिल्कुल बुझा हुआ है, बंद है, और उसको आपको क्लास के किसी कॉर्नर में रख देना है। जैसे मान लीजिए हमने ये इंसेंस स्टिक लिया है और इसको यहाँ पर क्लास के कॉर्नर में प्लेस कर दिया है। कहता है हाउ क्लोज यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अगर आपको इस अगरबत्ती, आप जानते हैं जो हमारा इंसेंस स्टिक होता है उसमें स्मेल होता है, उसमें फ्रेग्रेंस मिला होता है, परफ्यूम मिला होता है। तो कहता है कि अगर आपको उसका सुगंध लेना है तो आपको उसके कितने नजदीक जाना होगा। तो आप जानते हैं अगर वो अगरबत्ती बुझा हुआ है तो हम लोगों को उसके बहुत पास जाना होगा उसके स्मेल को पाने के लिए। अब क्या कह रहा है कि अब आप क्या कीजिए, इसके बाद आप उस इंसेंस स्टिक को जला दीजिए। क्या होता है बताइए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इंसेंस स्टिक को जला रहे हैं। जैसे ही आप इंसेंस स्टिक को जलाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें से कुछ ना कुछ स्मोक निकलता है। वही हमने इस आंसर में लिखा है कि आफ्टर लाइटिंग द स्टिक स्मोक स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट, इसमें से स्मोक निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, कि अब अगर आप किसी दूरी पर चले जाए, नजदीक ना रहकर उस अगरबत्ती से दूर हो जाते हैं, तो क्या आपको उसका स्मेल महसूस होता है, फील करते हैं, आप उसके स्मेल को प्राप्त करते हैं। हम लोग लिखेंगे यस। आप जानते हैं कि अगर अगरबत्ती कहीं जल रहा हो तो आप अगर दूर भी रहेंगे तो आपको उसका स्मेल आता है। हमने लिखा है कि यस नाउ वी कैन गेट स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अगर हम दूर भी बैठेंगे तो ये जिस जलती हुई अगरबत्ती से हमको स्मेल आ जाएगा। आगे कह रहा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, कि जब अगरबत्ती नहीं जली हुई थी और बाद में आपने अगरबत्ती को जलाया। आप जान रहे हैं हमने ऑब्जर्व किया, we observe that matter is consist of small particles। ये जो हम महसूस किए इसका स्मेल हम तक पहुंच जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इंसेंस स्टिक है ये पार्टिकल से बना हुआ है और इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और जैसे ही आपने इसको हीट एनर्जी सप्लाई किया, इसके पार्टिकल्स उस एनर्जी की वजह से मोशन इनका बढ़ जाता है और ये अपने आसपास जो एयर का पार्टिकल प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और ये पार्टिकल्स मूवमेंट करने लगते हैं और मूव करते करते ये स्मेल आपकी नाक तक पहुंचता है, जिसकी वजह से आप इस इंसेंस स्टिक को स्मेल कर पाते हैं। हमको यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं और साथ ही साथ इसमें एक घटना हो रही है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक मैटर के पार्टिकल का दूसरे मैटर के पार्टिकल में मिक्स हो जाना। आपने देखा कि ये जो इसका पार्टिकल है, धुआं है, स्मोक है, ये एयर के साथ मिक्स होकर हमारी नाक तक पहुंचता है और ऐसा दोनों के पार्टिकल्स के मिक्स होने की वजह से होता है और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। थैंक यू। तो बच्चों आज के लिए यही 3 एक्टिविटी हैं और प्रॉपर्टी हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको इन प्रॉपर्टीज को और एक्टिविटीज को अपने कॉपी में लिख लेना है, प्रोजेक्ट पेपर में तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना है कि सीबीएसई की तरफ से हम स्कूल्स में एक सर्कुलर जारी किया गया है कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए, उसकी वजह से बच्चों के क्लास प्रभावित होंगी। इसलिए सीबीएसई ने यह सर्कुलर जारी किया है कि उसके द्वारा कुछ ऐप्स तैयार किए गए हैं जिनमें ऑनलाइन क्लासेस की, नोट्स की और चैप्टर्स की फैसिलिटी दी गई है। तो कुछ वैसे ऐप हैं जो मैं आपको सेंड करूंगा। आप कोशिश करें उन ऐप्स को डाउनलोड करें, उनमें जो भी लेक्चर्स दिए गए हैं आपके क्लास के, उन लेक्चर्स को आप पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, वीडियो से देखें। और बाकी मैं मटेरियल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो रही है तो उसको हम लोग इस पर कंसल्ट करेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ाना
एक स्कूल के लिए संभव नहीं है। तो कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे एसएसटी के चैप्टर्स हुए या हिंदी के चैप्टर्स हुए जिनमें आपको बस पढ़कर समझना होता है, या इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो आप सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक को पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उनको पढ़ें, या जो ऐप मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आपका सारा कंटेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको बनाने की कोशिश करें। और अगर कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर उन क्वेश्चंस का आंसर पता कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और बच्चों को नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछना है। कुछ बच्चों में से ये समस्याएं आ रही हैं, हर एक चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आप बस पेशेंस रखें और अपने क्लास पर ध्यान दें। ऐप्स के थ्रू जो आप वीडियो है उनको सुनकर समझने की कोशिश करें। बाकी हम लोग कुछ एक ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, 10th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो धीरे धीरे आपको ऑनलाइन क्लास सप्लाई किया जाएगा, उस ऐप्स को डाउनलोड करवा दिया जाएगा और डायरेक्ट हम लोगों को एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के समय आप अपने ऐप को खोलेंगे और आपका क्लास स्टार्ट होगा। उसके थ्रू क्या होगा कि आप डायरेक्ट क्लास के दौरान ही अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना।